हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की आंतरिक संरचना दिखाई गई है। कुछ इस प्रकार से होती है। ये एक ऐसा सर्किट है या ऐसा परिपथ है जिससे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। मतलब अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना हो तब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करना होता है। इसकी सहायता से आप प्रतिरोध की वैल्यू पता कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है। पर इस ब्रिज की सहायता से हम निम्न प्रतिरोध ही ज्ञात कर सकते हैं। अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का आविष्कार सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने सन 1833 में किया था। बाद में फिर इंग्लैंड के चार्ल्स व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रचलित किया। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की आंतरिक संरचना को समझते हैं। इसके लिए इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर इसमें 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इन चारों प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा गया है। इनके नाम भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। पहले प्रतिरोध का नाम P, दूसरा प्रतिरोध Q, तीसरा S और ये चौथा है आपका R। ये जितने भी आपको प्रतिरोध दिए हैं ये आपको 4 भुजाओं के रूप में जोड़े गए हैं और सीरीज में जोड़े गए हैं। पहली भुजा आपकी दी है AB, BC, CD और DA। इस प्रकार से चारों भुजाएं दी गई हैं जो इस प्रकार से जोड़ी गई हैं। A और C पॉइंट से बैटरी को कनेक्ट किया गया है। बैटरी के साथ में एक वन वे स्विच लगाई गई है ताकि ये सर्किट आप ऑन ऑफ कर सको इस स्विच की सहायता से। अब इसमें जो P और Q रेजिस्टेंस दिया है इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, मतलब इसका मान जो है वो फिक्स रखा गया है। और यहाँ पर जो R रेजिस्टेंस दिया है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी सहायता से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या अधिक कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से आप आगे पीछे इसको कर सकते हो जिससे इसकी वैल्यू भी कम या अधिक हो सकती है या उस वैल्यू को आप सेट कर सकते हो। अब बचा आपका S रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। अब इस सर्किट में हम करंट के फ्लो को देखते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ से हम इसे DC सप्लाई देंगे इस पूरे सर्किट को। तो जैसे ही DC सप्लाई देते हैं करंट का फ्लो होता है जो पॉजिटिव सिरे से होते हुए नेगेटिव सिरे तक जाता है। जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव सिरे से करंट निकलती है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? A पॉइंट पर जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वो A पॉइंट पर पहुँचेगी करंट जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, यहाँ एरो दिया हुआ है। एरो के हिसाब से आप देख सकते हो कि करंट का फ्लो किस तरफ जा रहा है। इसमें कुछ करंट A पॉइंट से B पॉइंट की ओर जाएगा। इस करंट को हम I1 मान लेते हैं। और कुछ करंट जो है वो A पॉइंट से D पॉइंट की ओर जाएगा जिसे हम I2 मान लेते हैं। अब इस जगह पर क्या हुआ, P और Q रेजिस्टेंस में करंट बढ़ गई क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में लगे हुए हैं। तब इस दोनों रेजिस्टेंस में टोटल करंट क्या होगी? टोटल करंट बराबर से होगा, मतलब I बराबर से टोटल I बराबर से होगा I1 प्लस I2। इस प्रकार से इसे टोटल करंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में हमने समझा था। उसमें बताया गया था कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ P और Q पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं तो इसमें टोटल करंट जो होगी वो I1 प्लस I2 के बराबर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब करंट B पॉइंट तक पहुँचती है वहाँ जाकर भी वो 2 भागों में बढ़ जाती है। कुछ करंट जो है वो C पॉइंट की ओर जाएगी और कुछ करंट जो होगी वो गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगी। फिर हम नीचे वाला हिस्सा देखते हैं। यहाँ पर जो D पॉइंट है उसको देखते हैं। D पॉइंट पर करंट A पॉइंट से आई थी, अब D पॉइंट से C पॉइंट की ओर जाएगी। दिखाई दे रहा है, एरो का निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये इस ओर जाएगी। पर इस अवस्था में हम क्या करते हैं, R वाला जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसे हम सेट करते हैं। और इसे कब तक सेट करते हैं? जब तक कि गैल्वेनोमीटर का कांटा 0 पर ना आ जाए। उसका जो पॉइंटर है
वो शून्य पर ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को सेट करना है। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि पॉइंट बी से जो करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रही थी, उस करंट को हमें क्या करना है, ज़ीरो करना है, शून्य करना है। इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जितना भी ब्रिज हमने बनाया है, इस ब्रिज को क्या करना है, बैलेंस करना है। इसी की वजह से हमने बैलेंस करने के कारण ही हमने गैल्वेनोमीटर को बीच में लगाया है, ताकि ये उस पूरे सर्किट को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। तब इसका कांटा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का कांटा जो है वो शून्य पर आएगा। तब तक आपको इसको रेजिस्टेंस को सेट करना है। अब क्या होगा, जो यहाँ से करंट आ रही थी वो सारी की सारी करंट क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर को आपने शून्य पर सेट कर दिया, तब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगी। जब यहाँ से करंट पास नहीं होगी तो जो डी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट में से जो करंट है वो केवल सी पॉइंट की ओर जाएगी। उस समय जब हमें सी पॉइंट पर करंट प्राप्त होगी, वो करंट भी टोटल आई बराबर से I1 प्लस I2 के बराबर होगी, क्योंकि ये वाली जो करंट है वो I2 है, यहाँ पर जो करंट बही वो I1 है। तो टोटल करंट यहाँ पर कैसे निकालेंगे, टोटल I बराबर से I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पर तो करंट का फ्लो हुआ ही नहीं। आपने इस करंट के फ्लो को क्या किया, जाने ही नहीं दिया, शून्य कर दिया, ज़ीरो कर दिया। तो इसमें से करंट पास होगी ही नहीं, ना बी पॉइंट से होगी ना ही डी पॉइंट से होगी। इसलिए यहाँ पर टोटल आई जो निकलेगी, या यहाँ पर जो टोटल आई आएगी वो I1 प्लस I2 के बराबर होगी। अब ये तो हो गया कि करंट कैसे फ्लो होगा। अब देखते हैं वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ता है। पॉइंट ए पर देखते हैं, रेजिस्टेंस P और Q दोनों ही पैरेलल कनेक्शन में हैं, पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं। तो इसमें वोल्टेज जो होगी वो एक समान होगी। जितनी वोल्टेज इस भुजा में जाएगी, मतलब P वाले रेजिस्टेंस में जाएगी, उतनी ही वोल्टेज R वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगी, मतलब इस भुजा पर भी जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि AB का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। मतलब दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB का जो वोल्टेज है वो AD के बराबर है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है AB का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, AD के वोल्टेज के बराबर है। उसी आधार पर लिखा है, तीर का निशान लगा हुआ है, मतलब करंट का जो फ्लो है वो A से B की ओर जा रहा है, मतलब AB भुजा है। AB भुजा का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, AD भुजा के वोल्टेज के बराबर होगा। इसी प्रकार से C पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर भी भुजा BC का वोल्टेज भुजा DC के वोल्टेज के बराबर होगा। ये इक्वल इसके बराबर होगा। ये आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BC का वोल्टेज बराबर DC का वोल्टेज। इसको और इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे ओम के नियम अनुसार हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे आपको ओम का नियम आपने पढ़ा है, तो V इक्वल क्या होता है, I इंटू R। इसी को उसी रूप में लिखा गया है जब हमने कौन सी भुजा ली, भुजा AB का वोल्टेज, मतलब भुजा AB का वोल्टेज। तो इसमें R क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, P। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल I इंटू R। तो ये हो गया आपका R इंटू I, मतलब इसको इंटू में लिखना है आपको, इन दोनों को किसके इक्वल में, V के इक्वल में। तो जो आपका VAR है, VAB है, मतलब AB भुजा का जो वोल्टेज है आपको किस प्रकार से लिखना है, P इंटू I1। वैसे ही आपको AD भुजा का जो वोल्टेज है, यहाँ पर देखते हैं AD भुजा का जो वोल्टेज है वो ओम के नियमानुसार V बराबर से I इंटू R होता है, इसलिए इन दोनों को इंटू में लिखेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस R के रूप में दिया है, इसलिए I इंटू R, तो उसको इस प्रकार से लिखा गया है। वैसे यहाँ पर देखते हैं BC भुजा का वोल्टेज, BC भुजा का वोल्टेज मतलब ये वाला,
तो I इंटू आर मतलब ये आपका I हो गया, इसमें जो करंट बह रही है वो करंट हो गई। R इसमें Q के रूप में दिया है, उसका नाम आपको Q के रूप में दिया है, तो आपको Q लिखना है, Q इंटू I1। वैसे ही आपको इस भुजा के लिए भी लिखना है, इस भुजा का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, CD भुजा का वोल्टेज ड्रॉप V बराबर से I इंटू आर मतलब I2 इंटू आर को जो डिफाइंड किया है वो S के रूप में डिफाइंड किया है, इसलिए हम इसे I2 इंटू S लिखेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा यहाँ लिखा गया है, इसको तोड़ के लिखा गया है। इसको ही ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही आपके सूत्र बने। इसको फिर कैसा लिखना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को अगर डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला समीकरण, मतलब समीकरण 1 का भाग आपको समीकरण 2 में देना है। ये आपका समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 का भाग जब 2 में देते हैं तो वो किस प्रकार से जमेगा, इस प्रकार से जमेगा। इसके अपॉन में ये आ जाएगा, इसके अपॉन में ये आ जाएगा। फिर I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, P बटे Q R बटे S। इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास में 3 प्रतिरोध के मान दिए हैं, एक प्रतिरोध का मान अगर आपको पता नहीं है तो आप इस सूत्र की सहायता से उसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको 3 बिंदुओं के 3 रेजिस्टेंस के मान दिए हुए हैं, P का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान दिया है, तो आप S की वैल्यू वहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। ये आपका सूत्र है। ये सूत्र जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके हिसाब से सवाल भी आता है 10वीं लेवल, 11वीं, 12वीं और आगे भी अगर आप पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में ये आता है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।